रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ फरजाना सिद्दीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। हम इस प्रोग्राम में बनेंगे आपकी आवाज़ और उठाएंगे वो मसाइल जिनको देखने के लिए अहले इक़्तिदार के पास फुर्सत ही नहीं है। कौमी वसाइल की बंदर बांट से लेकर अवाम के मसाइल तक हम ज़ेरे बहस लाएंगे हर उस खबर को जिसे छुपाया जाता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हज पर। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर हज करें, मगर महंगाई के इस दौर में रुपए की बेकदरी ने पाकिस्तानियों का अल्लाह के घर जाना भी मुश्किल बना दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान पिछले साल की तरह इस साल भी अपना हज कोटा मुकम्मल नहीं कर सका है। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने इस साल क्या हज इंतजाम किए हैं और कहां पर कमी रह गई है जिसकी वजह से दरख्वास्तें इतनी कम मौसूल हुई हैं। इसके साथ बात होगी खैबर पख्तूनख्वा की, जहां एक तरफ पीटीआई बिलियन ट्री सुनामी को अपनी कारकर्दगी बताती है, दूसरी तरफ वहीं पर केपी में टिम्बर माफिया का राज दिखाई देता है। बेदर्दी से दरख्त काटे और फरोख्त किए जा रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। प्रोग्राम खबर क्या है कि आखिर में खबर लेंगे सूबा सिंध की, जहां पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों से मुसलसल हुक्मरानी कर रही है। हम जायजा लेंगे तालीमी मैदान में सिंध कहां खड़ा है, कैसे मुस्तकबिल के मेमारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर, जबकि पेशावर से हमारा साथ देंगे ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश। सिंध के तालीमी इदारों की हालत ज़ार पर रोशनी डालेंगे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर कराची से जाहिद खोखर। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, हज का फरीज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ कर दिया गया है, तो हर मुसलमान की ख्वाहिश भी होती है कि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जमा करके और इकट्ठी करके जितनी जल्दी हो अपने रब के घर जाएं और मनासिक हज का फरीज़ा सरअंजाम दे सकें। सऊदी की जानिब से पाकिस्तान को कितना हज कोटा जो है वो अलॉट किया जाता है? जी फरजाना, 1,79,210 आज़मीन हज पाकिस्तान से जाते हैं। ये पाकिस्तान का कोटा जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसमें से 50% जो है वो सरकारी स्कीम के तहत जाते हैं और 50% ये कोटा जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया जाता है। लेकिन मामला ये है कि ना सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें या फिर कोटा पूरा किया जा सका है और ना ही प्राइवेट स्कीम के तहत ये सारी जो कोटा है वो मुकम्मल हो सका है। और इसी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और पाकिस्तान में ज़र मुबादला इकट्ठा करने के लिए, डॉलर्स इकट्ठा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक हज स्पॉन्सरशिप स्कीम मुतारिफ करवाई गई कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उनके अहल खाना या फिर जो उनके जो रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, उनको वो स्पॉन्सर करें, बाहर से डॉलर्स भिजवाएं और यहाँ से वजारत मजहबी अमूर जो है वो उनको हज पे भिजवाएगी। तो 25,000 का कोटा रखा गया था और उसमें से सिर्फ 4,100 जो दरखास्तें हैं वो मौसूल हुई हैं और ये स्कीम भी नाकाम हुई है। इसमें नाकामी की 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह जो कि वजारत मजहबी अमूर ये समझता है या फिर उनके जो हुकाम है वो ये समझते हैं कि वजारत दाखिला का जो एक महकमा है पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन, उनकी जानिब से जो पासपोर्ट्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, उनके रिन्यू नहीं किए जा सके, बर वक्त नए पासपोर्ट्स नहीं बनाए जा सके, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिलचस्पी कम जाहिर की और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट अपना खुलवाया हुआ है। तो उन्होंने ये डिमांड की कि ये जो रकम हम देंगे ये आप रोशन डिजिटल अकाउंट जो हमारे यहाँ पे बने हुए हैं उनसे ये कटौती कर लें। तो वजारत ख़जाना और वजारत मजहबी अमूर की जानिब से भी एतराज़ किया गया कि ये नहीं होगा, आप 3,800 से ऊपर जितने डॉलर्स बनते हैं वो जमा करवाएं। तो ये एक बड़ी जो वजूहात है कि जिसकी वजह से हज कोटा कम हुआ है और इसका बहुत सी वजूहात है जो सामने आ रही हैं जिसकी वजह से जो है हज कोटा कम हुआ है। फ़हीम, इसी पर बात करने के लिए तर्जुमान मसबी उमूर उमर भट्ट साहब मौजूद हैं। उमर भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब। उमर भट्ट साहब, जिस तरह से देखा जाए गुज़िश्ता साल भी हज कोटे में कमी हुई, इस साल भी जो है वो हज कोटे में हमें वाज़े कमी दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता साल 10,000 और इस साल 19,000, डबल हो गई फिगर। तो क्या वजह है? स्पॉन्सरशिप स्कीम मुतारिफ कराई गई थी, वो भी नाकाम हो गई है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कई वजूहात हैं, जिसमें से नंबर 1 ये थी कि हमने कबल अज़ वक्त हज इंतज़ामात शुरू किए, जो कि सऊदी वज़ारत हज उम्रा के कहने पर हमने शुरू किए थे और हमने दिसंबर में ही एप्लीकेशन तलब करना शुरू कर दी थी। कह जाएगी कि हमने मतलब नवंबर में हमने बताना शुरू कर दिया था कि इस दफ़ा हज जो दरखास्तें हैं उनका एक्सपेक्टेड डेट क्या है। वो दूसरी जो वजह है इसमें जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है तो उसमें ज़्यादातर सीटें खाली गई हैं, जिसमें ये फ्रेंड साहब बताना चाह रहे थे कि पासपोर्ट के मसाइल थे। उसमें चूंकि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बड़ी अट्रैक्शन है
और ये दूसरा साल है कि हमने स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू की है और इसमें मजीद हम बेहतरी भी लेके आए हैं। तो जस्ट $3,800 में इनको ये पाकिस्तान से हज की फैसिलिटी मुयसर है। लेकिन मेन वजह ये है कि एक तो आगाही हम समझते हैं कि अभी भी कम थी वो चीज़ को, अगर वो खुद जाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में मौजूद अपने रिश्तेदारों को भेजना चाहते थे तो वो ये स्कीम हमने 2 साल से मुतारिफ करवाई हुई है। तो एक बात तो ये थी, और दूसरा ये कि पासपोर्ट जो उनके वो खुद पासपोर्ट उनके रिन्यू होने से या उनके जो नए बच्चे वहाँ पैदा होने वाले जिन्होंने कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बनवाया, उनकी बड़ी तादाद पाकिस्तान को बनवाना चाह रही थी। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपको पता है पासपोर्ट के जो मसाइल थे उसकी वजह से सिक्योरिटी और फिर ये जो स्क्रूटनी का अमल है उसमें टाइम गुजर गया और पासपोर्ट उनके बर वक्त ना मिल सके। तीसरी अहम वजह है तफसीलात ज़र, वहाँ से रसूल भिजवाने का जो तरीकाकार था उसमें वो टाइम लग रहा था, वक्त लग रहा था, जिसके बायस भी ये मतलूबा जो हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में इसमें मजीद बेहतरी आएगी, क्योंकि हमने वो चीज़ को मतलब उनकी छुट्टी के हिसाब से जो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, छुट्टी के मिसाल होते हैं, उनको बच्चे छोड़ के आने होते हैं, तो उनके लिए हमने इस साल शॉर्ट हज भी मुतारफ करवाया जो 20 से 25 दिन का है। और इसके अलावा डबल या ट्रिपल बेड या सहूलियात भी हमने टॉप अप की हैं। स्कीम्स मुतारिफ कराने के बावजूद भी हज कोटा जो है वो रोज बरोज कम होता जा रहा है, गुज़िश्ता साल से डबल फिगर में आ गया है। जैसे साहब ने बताया, मैं उसको सेकंड करूंगा। देखिए, कोविड के बाद आलमी तौर पर मईशत के अंदर बड़ी सख्ती आई है। हमने पिछले साल मॉनिटर किया, बांग्लादेश ने अपना कोटा वापस किया था, जो हमारे ये नजदीक तरीन ममालिक हैं, इंडिया के जो लोग जा रहे हैं मुसलमान या अफगानिस्तान के, तो वहां पर भी कमी देखने में आई थी। तो वही चीज यहाँ पर भी देखने में आई। एक चीज और जो मैं मजीद इजाफा करना चाहूंगा, क्योंकि हमने जल्द इस तरह किया कि जो हमारे काश्तकार तबका है वो अपनी फसलों की कटाई के बाद उनको आमदन होती है, उसकी वजह से वो फिर हज में अप्लाई करते हैं। और अभी दिन ब दिन हज जो है वापस वो गर्मियों की साइड पर आ रहा है, और आपको पता है कि हर साल 10 दिन कबल आता है। तो एक ये वजह भी हुई कि उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, जो हमारा जिम्मेदार तबका था, उन्होंने वो हज अप्लाई ना कर सके। इस वक्त बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं कि हमें मतलब लेट दाखिला हमारा कर दिया जाए, लेकिन हम सऊदी अदारों की तरफ से मजबूर हैं कि उन्होंने सारा अपनी चीजें तमाम करनी है। और आपको पता है जैसे कि 9 मई से हमारी परवाजें शुरू होने वाली है। जस्ट लाइक द केस विद जो प्राइवेट हज स्कीम, पिछले सालों में प्राइवेट स्कीम के जो दाखिले हैं आप लेंगे ज़िकात के आखिरी हफ्ते तक होते थे, यानी जिलहज का पहला अशरा शुरू होने से पहले तक उनके दाखिले जारी रहते थे। उनको भी हमने ये अभी लास्ट टाइम इनको हमने डेडलाइन दी थी कि आप अपने दाखिले मुकम्मल करें, उसको फिर हमने कुछ एक्सटेंड किया ताकि जल्द और जल्द जितने लोग प्राइवेट में, यानी समझ लें कि वो भी 1 माह कबल आ जाए। तो ये चीजें हैं, लोगों को जो एक वो पुरानी प्रैक्टिस है उसको भूलना पड़ेगा और वक्त के हिसाब से चलना पड़ेगा, ताकि ये अपने हज की तैयारी पहले से कर सके। अच्छा उमर भट्ट साहब, ये भी बताइएगा कि हज इखराजात का अमल दखल है इस कोटे में कमी के हवाले से, क्योंकि हमारी इतलात तो ये थी कि हज के जो इखराजात हैं उनमें कमी लाई गई है। जी बिल्कुल, इतलात आपकी दुरुस्त थी। जैसे एक हफ्ता कबल हमारे सेक्रेटरी वज़ीर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान साहब ने कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि हमने हज इखराजात पिछले साल से 1 लाख रुपया कम तलब किए। पिछले साल अगर 11,75,000 हमने जमा किए थे, तो इस लाख 10,75,000 इस साल हमने इकट्ठे किए हैं। और आपको पता है कि ये ज्यादातर हमारे जो 80% अखराजात जो है वो सऊदी अरब में होते हैं, और उसके लिए हमें ज़र मुबादला चाहिए। और अगर ये अल्लाह करे कि डॉलर नीचे आ जाए, ये अगर 100 पर अगर डॉलर आ गया, तो मेरा ख्याल है कि हज 3.5-4 लाख का आ जाएगा। उमर भट्ट साहब, एक और चीज़ जो हमारे नाजरीन लाजमी जानना चाहेंगे, एक तरफ हम आज़मीन हज को जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हें सहूलतें दी जा रही हैं, स्कीम्स निकाली जा रही हैं, दूसरी जानिब जो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट था पाकिस्तानी आज़मीन को उससे काफ़ी आसानी थी, उसको किसी एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो लागू नहीं किया गया, क्या वजह है इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पायलट प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ था इस्लामाबाद से, और माशाल्लाह
2019 के बाद 2022 और 23 में कामयाबी से चला। इस साल अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद के साथ साथ इसको पहली मरतबा कराची से भी शुरू कर रहे हैं। तो कराची के जितने आज़मीन कलाम हैं और इस्लामाबाद के हैं, ये तकरीबन 40,000 से जायद हैं। ये लोग इनकी सऊदी इमिग्रेशन और कस्टम पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर ही हो जाएगी। वो जब ये वहां पर पहुंचेंगे सऊदी एयरपोर्ट पर, तो ये डोमेस्टिक मुसाफिर की तरफ पहुंचेंगे। इनको हार्डली 10, 15, 20 मिनट लगेंगे अपनी बसों में बैठकर, और ये अपनी बिल्डिंग की तरफ चले जाएंगे। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी सहूलत है और इंशाल्लाह अगले सालों में हम बाकी एयरपोर्ट को भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। फहीम, आपके पास इस हवाले से काफ़ी डिटेल्स हैं। उमर भट्ट से आप क्या जानना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। एक छोटा सा सवाल है, रेगुलर स्कीम के लिए जो है वो आपने जो दरखास्तें वसूल की, उसमें से 5,000 से कुछ ज़्यादा लोग हैं जिनकी दरखास्तें रिजेक्ट कर दी गई और उनकी अरबों रुपए की रकम वापस कर दी गई। एक तरफ अगर हम हज कोटा वापस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दरखास्तें आप उनको एडजस्ट भी तो कर सकते थे कि कोटा हमारा बच जाता या कम इस दफ़ा होता। जी बिल्कुल, ये जो हमारी हज पॉलिसी मंजूर हुई थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था और ये काबीना का डिसीजन था। ये जो हमारी निगरान सेटअप था उनका ये डिसीजन था और उसको ही हमने फॉलो करना था। जिस तरह बताया आपने पहले कि ज़र मुबादला दरकार होता है, तो जितना हमने कोटा रखा था 65,000 सरकारी रेगुलर हज स्कीम का, तो वो पूरा हो गया। तो जो ओवर अबव थी 5,000 समथिंग की दरखास्तें थी, उनको मालूम के साथ हमने उनके पैसे वापस किए थे। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर उमर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम आपको बताएंगे कि गिलियात में वुडलॉट की पॉलिसी के तहत गुजारा फॉरेस्ट ख़त्म, जगह जगह अराजी पर कब्जे होने लगे हैं। इलाके में जंगलात की क्लियर कटिंग शुरू कर दी गई है। जंगलात की कटाई से हासिल होने वाली 60% आमदनी मालिकान और 40% जंगलात के अहलकारों में तकसीम हो गई है। ग्रीन मार्किंग के नाम पर भी जंगलात का सफाया होने लगा है। कोहिस्तान में 24 लाख मकब फीट लकड़ी काटी गई है। लकड़ी काटने के बाद उसे सड़क पर ही ढेर कर दिया गया है। बटग्राम में भी बड़े पैमाने पर ग्रीन मार्किंग के तहत जंगलात का सफाया होने लगा है। कई लाख मकब फीट लकड़ी काट कर सड़क के किनारे ढेर कर दी गई है। लकड़ी की कटाई पर आने वाली लागत लकड़ी की कीमत से भी तजावुज कर गई है। आपको बताएं कि बाहर से दरामद होने वाली लकड़ी 1200 रुपये फिट में दस्तयाब है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहाड़ों पर हर किस्म की लकड़ी के काटने पर अरसा दराज से पाबंदी आयद है। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात सिर्फ 20% इलाके पर हैं। पाकिस्तान में ये शरह सिर्फ 5% है। असल खबर क्या है जानेंगे पेशावर से ब्यूरो चीफ मुमताज बंगी से। जी मुमताज, बताइएगा अंदर की खबर क्या है? फरजाना, जो असल खबर थी वो तो मेरा ख्याल है आपने बता ही दिया। यही वो है कि यहाँ पे बिलियन ट्री सुनामी जो है ये मंसूबा जो है ये शुरू किया गया था पिछले अदवार में, और अब भी उस पर काम जारी है और अब उसका एक दूसरा वर्जन जो है वो शुरू किया जा रहा है, बिलियन ट्री सुनामी प्लस जो है। तो इस मंसूबे से खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात को काफ़ी फ़रोग मिला था और इंटरनेशनल सतह पर भी इसको काफ़ी पजीराई हासिल हुई थी और काफ़ी इसकी तारीफ़ें की गई थी। लेकिन अब जो मसला है वो ये है कि यहाँ जंगलात की कटाई से मुतालिक जो मैनेजमेंट है, जो तरीक़ाकार है, वो अभी तक वज़ा नहीं हो सका। यहाँ पे एक वुडलॉट पॉलिसी थी, तो उसके तहत अब हज़ारा के इलाकों में जो गुजारा फॉरेस्ट था उसे ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जब गुजारा फॉरेस्ट का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जाता है तो एक तरह से जो सरकारी जंगलात है उसकी हैसियत ख़त्म कर दी जाती है। यहाँ पे जो स्टोरी है वो ये है कि इस पॉलिसी के तहत इन इलाकों में जिनमें जो अलाई का इलाका है, बटग्राम, वो सारी फहरिस्त है, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर जंगलात काटे गए और जंगलात काट के वो जो उसकी लकड़ी है वो सड़क के इर्द गिर्द, सड़क के किनारे पर वो ढेर कर दी गई। अब
उसका महकमा जंगलात का ख्याल ये था कि ये हम काट के वो कर देंगे और फौरी तौर पर इसको बेच देंगे। उसमें अगरचे कोई इलीगल एक्टिविटीज भी हुई है और महकमा जंगलात वाले इसको तस्लीम करते हैं कि उसमें कुछ ऐसी जो माफिया था वो भी उसमें इन्वॉल्व था। उसकी भी बाकायदा तौर पर निशानदेही की गई है और वो बाकायदा तौर पर मानते हैं और ये कहते हैं कि उनको जुर्माना भी किया जाएगा। लेकिन कुछ वो जो पॉलिसी के तहत जो काटी गई है उसमें जो खबर है वो ये है कि इसकी कटाई का चूंकि महकमा जंगलात के पास कोई ठोस तरीका नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, इसलिए उसकी कटाई पर जो अखराजात आते हैं, मिसाल के तौर पे इसकी कटाई पर तकरीबन लगभग 1 अरब रुपए के अखराजात आए हैं। अब अगर 1200 रुपए फुट में बाहर से जो हम लकड़ी इंपोर्ट करते हैं वो अगर दस्तयाब हो और इस लकड़ी की कीमत 3000 रुपए फुट इसकी लगा दें तो कौन ऐसा शख्स होगा, कौन सा ऐसा कारखाना होगा कि जो इस लकड़ी को खरीदे और जो इंपोर्टेड लकड़ी है उसको तरजीह ना दे। ठीक है, ये हम मानते हैं कि यहाँ का जो देवदार है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है और लोग उसको पसंद करते हैं, खुसूसन जो कंस्ट्रक्शन के काम है उसको पसंद करते हैं। लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि जब ये लकड़ी काटी गई तो इसको सड़क के किनारे इसको ढेर कर दिया गया। अब वो लकड़ी पड़े पड़े खराब हो रही है, या तो उनको खरीदार नहीं मिल रहे हैं, या लिटिगेशन है, और या फिर महकमा जंगलात की गफलत है जिसकी वजह से ये लकड़ी वहां पे पड़े पड़े खराब हो रही है। कि इसके पीछे क्या कार्रवाई हुई अभी तक तो कोई हमारे नाज़रीन इस हवाले से ये देख भी सकते हैं कार्रवाई इस तरह से नहीं हो सकी। इसके अलावा फरजाना सिर्फ ये अलाई का इलाका नहीं है, कोहिस्तान के इलाके भी यही बहुत बड़े पैमाने पर दरख्त काटे गए। और ये जो आपको जो फुटेज नजर आ रही है उसमें आप देख सकते हैं कोई 24 लाख मकब लकड़ी जो है वो काटी गई है और ये यहाँ सड़क के किनारे मौजूद है। तो अब इसको तो चाहिए था कि अगर ये इलीगली भी काटी गई या एक इस मनसूबे के तहत काटी गई या जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम ये देते हैं उसके तहत काटी गई। इस तरह से लकड़ियां काट काट के सड़क के किनारे ढेर लगाए जा रहे हैं, क्या फायदा होगा हमें इतने फिर वो ग्रीन इनिशिएटिव लेने का? जी बिल्कुल। अब मसला ये है कि अब गुज़श्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह भी ऐलान किया कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मैं सरसरी तौर पर यह बता दूं कि जिन इलाकों में जो फॉरेस्ट के इलाके हैं वहां पे जो फॉरेस्ट का जो कवर होता है वो अगर 25% से एक्सीड कर जाए तो वहां पे जंगलात की कटाई की इजाजत होती है। इंटरनेशनल सतह पे जो खैबर पख्तूनख्वा को तस्लीम किया जा रहा है वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई 20% कवर है, यानी 5% उससे कम में जो मुकर्रर हद है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो ये दावा कर रही है कि नहीं, यहाँ पे 25% से एक्सीड कर गया है। बिल्कुल मुमताज, देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से दावे किए जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा नजर हुसैन शाह ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। नजर हुसैन शाह, ये बताइएगा कि ये जो गैर कानूनी जंगलात की कटाई हो रही है और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमारी तो काफी लकड़ी ऊपर रखी हुई पड़ी है ना, एक तो कोई पॉलिसीज की पड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ इलिसिट कटी थी तो वो हमने एक्शन लिया लोगों के खिलाफ, जो भी स्टाफ है वो चार्जशीट मार्कशीट और वो आगे जो भी कोई वो हुआ तो वो चीजें भी चल रही हैं। इसके अलावा तीसरी चीज हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो हम वर्किंग प्लान के नीचे खुद लोग हमारे वो काटते हैं। जब ट्री मैच्योर हो जाता है ना, ये तकरीबन जो है हमें कोई 80 बिलियन पर एनम जो है इंशाल्लाह उसे इनकम आना शुरू हो जाएगी। कोई 30 बिलियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आएगी और 50 बिलियन जो है पर एनम वो जो राइट होल्डर्स हैं, लोग जिन लोगों के ये जंगल हैं उनको शेयर मिलेगा। हमारे पास दुनिया की बेस्ट क्वालिटी की देवदार है, इसका कोई मैच नहीं है। और आप जाके देखें हमारे, तो ये हम ऐसे बदनसीब लोग हैं कि ऐसे राटन हो रही है, इस तरह बस वो पड़ी हुई है कि जब ये फ्लड आता है अब उसमें हमारे लोग भी मिले हुए हैं, ये हमारे दरख्त कटे हुए पड़े हैं तो उसकी बेनिफिशियरी हमारे लोग हैं और टिम्बर माफिया के लोग हैं। वो क्या करते हैं कि जी बस इधर ही पड़ा रहे और चुपके से जब मौका मिलता है 1-2 गाड़ियां निकाल दी, जब मौका मिला 1-2 गाड़ियां निकाल दी। गवर्नमेंट को कुछ मिल रहा है और ना जो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुमताज, आप नजर हुसैन शाह से कुछ जानना चाहेंगे?
हाँ बिल्कुल शाह साहब, मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि इतने बड़े पैमाने पर जो आपको अगर स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा हो तो जो लकड़ी काटी गई तो इसका कोई जिम्मेदार है क्या? अभी तक जो मतलब पड़े पड़े वो खराब होने लगी है, क्या कहते हैं ये इसमें कौन कोई लोग मुलव्विस हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, क्या करेंगे इसका? नहीं, ये इसमें जो है मोस्टली उसे प्रॉपर वर्किंग प्लान के नीचे पड़ी हुई है, कुछ इलीगल है लेकिन वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कस्टडी में है। जी, उसके ऊपर प्रॉपर वो फाइन करके जो एज पर लॉ फाइन है, मेरा ख्याल है 1500 रुपए पर CFT है या जो भी है, तो वो नीचे कंजर्वेटर वगैरह वो अपने उस हिसाब से फिर उसको अलाउ करेंगे। अब ये जो अभी मुझे आइडिया नहीं है लेकिन कि कितनी वो है, लेकिन उसमें ये है कि बाद में फिर लिटिगेशन होती है, कोर्ट केसेस होते हैं, तो नीचे हमने स्टाफ को ये कहा हुआ है कि आपके जो इख्तियार है एज पर लॉ आप इस्तेमाल करें और इंश्योर करें कि कोई डैमेज ना हो इस तरह का। ठीक है, हमारे साथ सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा नज़र हुसैन शाह मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और मुमताज़, ये कहिएगा कि इस तमाम टिम्बर माफिया के हवाले से बहुत से अफराद हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या इंतज़ामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? रोजाना मसला ये है कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया, अब तो बाकायदा तौर पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम पे हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि मजीद भी कटाइयाँ होंगी और उस साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत जो खैबर पख्तूनख्वा का महकमा जंगलात है वो कमाना शुरू कर देगा। अब तक तो ये कमा ही नहीं सकते, जो लकड़ी उन्होंने काटी हुई है वो सड़क पर ढेर कर दी हुई है। पहले तो चाहिए था कि उसके बारे में पूछते, जो जिम्मेदार थे उनको सजा मिलती, इस लकड़ी को डिस्पोज ऑफ करते। और यहाँ ये भी मैं बताते चलूँ कि इस लकड़ी को बेचने के लिए वो पंजाब के कई इंडस्ट्री से भी उन्होंने राब्ता किया ताकि इस लकड़ी को डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन बीच में जो असल कहानी है वो ये है कि जब इस पे अखराजात इतने ज़्यादा आते हैं कि उस लकड़ी की कीमत से जब वो तजावज़ कर जाते हैं तो जाहिर है फिर ऐसी सूरत में नुकसान पे तो वो बेच ही नहीं सकते। अब इसके लिए ये कोई हल ज़रूर निकालेंगे, लेकिन इससे पहले कि कोई मज़ीद लकड़ी काटने पे काम शुरू हो और साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत इस तरह की बेकायदगियाँ हों या इस तरह कोई इलीगल लोग आके कोई इसमें वो ट्रक भर के इस तरह से लेके जाएं और फिर जो है अपने तौर पे जो महकमा जंगलात के जो अफसरान हैं वो भी इस पर कार्रवाई ना करें, इस तरह से ज़ाया होते रही, तो ये सवालिया निशान है। तो इससे पहले कि वो पॉलिसी पर अमल दरामद हो, चाहिए है कि पहले एक मैकेनिज्म बनाएं और उसके बाद ही फिर ये वो कर लें कि ये जो लकड़ी ये काट रहे हैं कोई एक हदफ देंगे। अगर हम देखें तो इससे कबल जो है जो टिम्बर माफिया के खिलाफ जब कार्रवाई करनी शुरू की थी तो अली अमीन गंडापुर का जो किरदार है उनका बड़ा अहम रोल था, उन्होंने काफ़ी इसके खिलाफ जो है वो काम किया था। अब चूंकि वो वजीर आला है KP के, तो क्या अब वो इसके खिलाफ जो है कोई इकदाम अमल में लाएंगे और उन तमाम माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? अब जी बिल्कुल, होना तो ये चाहिए कि हमने जहाँ तक सुना है कि जंगलात के उसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो माफिया इन्वॉल्व है वो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं और उनके खिलाफ मेरा ख्याल है कार्रवाई होगी तो जो निचले तबके के जो लोग हैं जो इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करना आसान हो जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर ऊपर उन शख्सियात को जो माफिया के लोग हैं जो टिम्बर माफिया में मुलव्विस रहे हैं, अब तक मुलव्विस हो रहे हैं और अब मजीद वो जो हैं वो ज्यादा दलेर होने लगे हैं, तो सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बिला तफरीक ये कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो तो जाहिर है फिर इस किस्म की नौबत नहीं आएगी। और फिर जो अहम जंगलात है वहां पे जो लीजेस का सिलसिला है, जो कहा यह जा रहा है कि अब लीज भी दी जाने लगे हैं इस इलाकों में, जहां से न सिर्फ जंगलात को नुकसान होगा बल्कि वहां जो पुरफिजा मकाम है उसको भी नुकसान होगा। या मैं फरजाना एक और बात ये बताता चलूं कि ठीक है खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात ज्यादा हैं, पूरे पाकिस्तान में जहां 6% कवर है वहां पे यहाँ पे फीसद होगा, कितने ज्यादा है जो इतनी ज्यादा कटाई की तरफ हम जा रहे हैं? हाँ नहीं वो भी ठीक है, चलें अगर हम मान भी लें कि ये 26% है
लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो खतरात दरपेश है उसमें मैं ये भी बताते चलूं कि पाकिस्तान का नंबर जो है वो 6वां नंबर है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें बड़ा सोच समझ के वो करना होगा। ये कह के कि खैबर पख्तूनख्वा में इतने जंगलात है, ये हम काट के मुनाफा कमा लेंगे, उससे ज्यादा खतरनाक जो मसला है वो क्लाइमेट चेंज का है, जो अगले चंद सालों में हमें क्या बिल्कुल एक तरफ मुमताज हम चिल्ला रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पाकिस्तान में जो है वो सैलाब आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, लेकिन लकड़ी काटने से हम बाज नहीं आ रहे और ना उसके खिलाफ जो हुकूमती जो है इदारे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये किसी एक इलाके, किसी एक सूबे, किसी एक मुल्क का वो नहीं होगा। जब हम इधर जंगलात काटेंगे और अगर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक अगर कवर नहीं हम करेंगे तो जो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचेगा वो सिर्फ एक इलाके, एक खित्ते को नहीं, इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। इसलिए तो इंटरनेशनल ये कहा जा रहा है कि कहां पे जंगलात को काटा जाए। तो ये जो मैनेजमेंट है, जो मैकेनिज्म है, ये पहले इख्तियार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें कि हम इसमें चंद बिलियन रुपए जो है वो कमा लेंगे, इससे पहले ये मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। रिसोर्सेज है खैबर पख्तूनख्वा के जो जंगलात है, अगले चंद सालों में ये जब मजीद मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर कटाई का कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो काम है वो ये है कि माफिया को लगाम देना होगा और इसकी आड़ में तो मुमताज इस माफिया को लगाम कैसे दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो 1993 से जो है ये इंप्लीमेंट किया हुआ है कि पहाड़ों के ऊपर जो जंगलात हैं उनकी कटाई नहीं की जाएगी, फिर भी तब से लेके अब तक उसी तरह से रेगुलेटरी बेसिस के ऊपर दरख्तों की कटाई हो रही है। मसला दरअसल ये है कि जब हुकूमत आती है तो जो एक पॉलिसी अपनाती है तो दूसरी हुकूमत उनकी पॉलिसी को फिर वो अडॉप्ट नहीं करती। अब यहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में ये है कि ये यहाँ की खुशकिस्मती है कि मुसलसल एक ही पार्टी की हुकूमत आ रही है। अगर वो इस तरह से इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर ली थी तो आज जो सूरत हाल है उससे हम दो चार ना होते। लेकिन मसला ये है कि एक हुकूमत की प्रायोरिटी आती है, एक होती है, तो दूसरी हुकूमत आती है तो उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। अब चाहिए है कि फॉरेस्ट यहाँ के न सिर्फ ये है कि ये क्लाइमेट चेंज और ये जो कुदरती हुसन है इससे मालामाल है इस हुआ, बल्कि ये मतलब नेचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर इसकी कटाई इस तरह से होती रही तो यहाँ का नेचर, बल्कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। ये लोग तो बिल्कुल देखा जाए तो इकोसिस्टम जो है वो हमारा तबाह हो जाएगा और लगाम डालने की जरूरत है टिम्बर माफिया को, ताकि लकड़ी की हिफाजत की जाए और क्लाइमेट जो है उससे भी बचा जाए। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला नाजरीन जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे हम तालीमी निज़ाम की। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम अव्वलीन तरजीह है और उसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वहीं पर बात की जाए अगर कराची की, तो सॉफ्टवेयर दुरुस्त ना चलने की वजह से तालीमी बोर्ड के नताइज में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ देखी गई हैं। कराची 2030 में मुतारफ़ कराए गए सॉफ्टवेयर ने 12वीं के तलबा के पिछले साल के नताइज को शामिल ही नहीं किया। ये सारा मामला क्या है और ये क्यों कर बेज़ाब्तियाँ आई हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाकिर। उनसे जानते हैं कि अंदर की खबर क्या है और क्या वजह है इन बेज़ाब्तियों की। जी जाहिद बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया फरजाना। असल में बात यह है कि जो तालीमी बोर्ड्स हैं उसमें करप्शन या नताइज तब्दील करने वाले हवाले से जो मामला सामने आते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है और हमेशा इस तरह के मामला सामने आते रहे हैं, मगर बदकिस्मती से इन मामला को प्रॉपर एड्रेस नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये मामला चलते आ रहे हैं। इस मरतबा ये हुआ है कि जो एक सेक्रेटरी लेवल की अफसर की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने जो तहकीकात की और फाइंडिंग्स दी कि जो सॉफ्टवेयर दुरुस्त ना चलने की वजह से नताइज में बेज़ाब्तियाँ हुई है और 2023 में एक सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराया गया था और उसको प्रॉपर जो है मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से कई जो सैकड़ों और हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो दाव पर लग गया। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट्स में तमाम जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस भी किया गया और ये बताया भी गया कि जिम्मेदारी का तयन भी किया गया कि इस जो कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर जो थे इम्तिहानात, वो
इस मामले के जिम्मेदार हैं। इवन उन्होंने जब इस मामले की तहकीकात की तो उसके बाद जो उनके जिम्मेदार थे वो बयानात तक रिकॉर्ड कराने नहीं आए कमेटी के सामने, जिसके बाद ये तमाम मामला दिए गए। और उसके साथ साथ जो समरी बनाई गई थी उस समरी में उन्होंने रिकमेंड भी किया कि इस मामले की तहकीकात महकमा एंटी करप्शन करे, जिसके बाद निगरान वज़ीर आला सिंध के अहकामात की रोशनी में महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इस तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। 2-3 लेटर लिखने के बावजूद इस वक्त तक जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उनकी जानिब से कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जाए। महकमा एंटी करप्शन के डायरेक्टर 2 हैं, उनकी जानिब से खतूत लिखे गए हैं चेयरमैन सेक्रेटरी बोर्ड और उसके साथ साथ सेक्रेटरी को कि इस सिलसिले में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं या जो कमेटी ने रिपोर्ट फराहम की है इस सिलसिले में उनको आगाही दी जाए और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के मुतालिक भी आगाह किया जाए, मगर इस वक्त तक उनको रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। इस सारी सूरत हाल में डायरेक्टर इंक्वायरीज की जानिब से चेयरमैन एंटी करप्शन को आगाही दी गई है और ये कहा गया है कि इस मामले में कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा, लिहाजा जो एंटी करप्शन रूल्स हैं उनके तहत जिस तरह सरप्राइज विजिट है, जिस तरह से रेड परमिशन है और मामला हैं, ताकि रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की जाए और जो उसमें तावन नहीं हो रहा है। जो कमेटी है उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी थी, अब जो निगरान दौरे हुकूमत जो सेक्रेटरी तालीम थी डॉक्टर शीरीन नारे, जो उनकी सरबराही में 2 उनके साथ एक एडिशनल सेक्रेटरी और एक सेक्शन अफसर उसमें शामिल थे, उन्होंने तमाम फाइंडिंग्स भी दी है। ना सिर्फ इस हद तक, मगर बदकिस्मती की बात है कि इस तरह से कुछ मामला जो सामने आते रहे हैं तालीमी बोर्ड्स के हवाले से कि जो नताइज भी तब्दील होते रहे हैं या नताइजों की खरीदो फरोख्त के मुतालिक भी बातें होती जाहिद, अंदर की सारी खबर है आपके पास, जबकि क्या वाकई ये सॉफ्टवेयर का ही जो है नतीजा है या खराबी है या फिर उन जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है जो इसके जिम्मेदार हैं? देखिए जी बिल्कुल, तालीमी बोर्ड में ये कोई आज की बात नहीं है। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि ये तो कई सालों से प्रैक्टिस होती आ रही है और इसके मुख्तलिफ तरीके तब्दील होते नज़र हमें आते हैं। अब बात यह है कि अगर हम बात करें कि शुरुआत वहाँ से होती है जब इम्तिहानी मराकज़ कायम होते हैं और बदकिस्मती से कराची के अंदर वो खा मैट्रिक हो या सेकेंडरी बोर्ड हो, उनके 80% जो मराकज़ हैं इम्तिहानी वो निजी स्कूलों में कायम किए जाते हैं। जिस तरह से 80 गज़ के या 100 गज़ के स्कूल में छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं उसमें इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाते हैं और उनको ये तालीमी बोर्ड की जानिब से फंड्स फराहम किए जाते हैं। इस प्रैक्टिस में इम्तिहानात में 5 से 10 करोड़ रुपए उनको फंड्स भी जारी किए जाते हैं और ये इम्तिहानी जो मराकज़ हैं वो मिली भगत से फरोख्त होते हैं। जाहिद, करोड़ों के फंड्स दिए जा रहे हैं, मसला कराची में ही क्यों आता है? पंजाब में भी तो इम्तिहानात लिए जाते हैं। ये बदकिस्मती से सिंध की जो पूरी तालीम है उसकी तबाही कोई आज की नहीं, ये सालों से प्रैक्टिस होती आ रही है। और जब तालीम के बाद अगर हम बोर्ड्स की तरफ आएँ, क्योंकि इनकी जो अथॉरिटी है इस वक्त सिंध के अंदर वो चीफ मिनिस्टर उनको सारी मामलात को मॉनिटर भी करता है। कराची के अंदर भी इसी तरह से हर साल जब इम्तिहानात होते हैं, जब नताइज आते हैं तो इस किस्म की शिकायत आती है। ये कारोबार है, मतलब एक से मजबूत लोग हैं जो इस वक्त भी अहम ओहदों पर अगर बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं तो वो भी हुकूमती शख्सियात के करीबी रिश्तेदार या उनका एक सिस्टम होता है जिनको उनकी पीठ पीछे उनकी जो सपोर्ट की जाती है, जिसकी वजह से कोई एक्शन उनके खिलाफ नज़र नहीं आता। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद इस तरह के नहीं कोई शुकूक शुबात रहते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या उनको कम से कम जो उन ओहदों पर मौजूद हैं उनको हटाने के हवाले से भी कोई कार्रवाई की जा सके। अब जो है 9वीं और 10वीं जमात के जो इम्तहान है 7 मई से शुरू होने वाले हैं और इसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह से जो नकल की जाती है, किस तरह से जो अपने मनपसंद जो कैंडिडेट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है। ये तमाम मामला हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि उन प्राइवेट स्कूल्स को फंड्स फराहम किए जाते हैं जिस तरह से, और उसके अलावा अगर वो प्राइवेट स्कूल कहता है कि हमारे स्कूल के अंदर 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, 1000 के लिए में फर्नीचर भी फराहम किया जाए तो वो भी फंड्स मिलते हैं, फर्नीचर मिलते हैं। और ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये 1 साल की जो जितनी जो तनख्वाह है या
या जितने अखराजात हैं वो इन मराकज़ से निकाल लेते हैं, और उसके बाद ये जो खरीदो फरोख्त के मामलात होते हैं वो तो अनऑफिशियल हैं, वो अलग होते हैं। जी ठीक है जाहिद, ये सारे मामलात तो एक तरफ, सिस्टम की खराबी एक तरफ और अमले की ट्रेनिंग ना होना भी एक तरफ, वो हज़ारों तलबा जो अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको कंपाइल ही नहीं किया जा सका, उनको किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से अपने रिजल्ट तक रसाई हासिल करेंगे? देखिए, तो ये तो इंतहाई मुश्किल है कि जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट तब्दील कर दिए गए या उनको शामिल ही नहीं किया गया सॉफ्टवेयर के तहत, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उन्होंने इम्तिहान दिया, उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसका भी मैकेनिज्म होना चाहिए और इसका भी हुकूमत को प्रॉपर बनाना चाहिए। मगर बात वही है कि जो बोर्ड के अंदर लोग बैठे हुए हैं, क्या उन चीज़ों को एड्रेस करने की नीयत रखते हैं? अगर कोई काम करने की नीयत हो तो फिर उन मसाइल को एड्रेस भी किया जा सकता है। ये कई सालों से, कोई आज की प्रैक्टिस नहीं, कई सालों से इस तरह के स्कैंडल्स आते हैं। कुछ साल पहले तो एक महकमा एंटी करप्शन की टीम छापा मारने गई थी एक बोर्ड के अंदर, तो उनको यरगमाल बनाया गया था। तो इस हद तक मामलात होते हैं, तो आप तो तस्वर करें कि इस सारी सूरत हाल में मामलात हल कैसे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त, जो इस वक्त हुकूमत आई है, वो इन मामलात को देखे और एड्रेस करे, और जितने स्टूडेंट्स हैं, ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं, उनको जो है कुछ फैसिलिटेट करें। दूसरी बात आपको बता दूं कि कराची के अंदर पहले जो मैट्रिक बोर्ड हो या सेकेंडरी एजुकेशन, तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं वो A1 ग्रेड में आते थे। अब तकरीबन 50,000 से ज़ायद, 50, 60, 70 तक ये A1 ग्रेड में चला जाता है, जिसके लिए कहा यह जाता है कि A1 ग्रेड तकरीबन 75,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तो इस मामले की जो तहकीकात है वो तहकीकाती इदारे करेंगे या जो इस चीज़ को देख रहे हैं, जो उनको हेड कर रहे हैं, और 10,000 रुपये फ़ी पर्चे के उसको सॉल्व करने के, मार्क्स देने के, पासिंग या A1 ग्रेड के हवाले से दिए जाते हैं। तो ये बातें जो चल रही हैं, तो इनको भी इसी तरह से मामलात कराची के अंदर बदकिस्मती से जारी हैं। और जिस तरह लगे से रहा है कि हम फील ऐसे कर रहे हैं कि शायद वाकई जो उन इदारों में बैठे लोग हैं इन मसाइल को हल नहीं करना चाहते हैं, या वो माफिया इतनी मजबूत है कि वो इन इशूज़ को हल करने नहीं देती है। कुछ ऐसे ही मामलात हमारे सामने आते रहे हैं। बिल्कुल, इस हवाले से कोई कार्रवाई भी नहीं होती हमें दिखाई दे रही है। बेज़ाब्तियां बढ़ती जा रही हैं, तालीमी निज़ाम इससे खासा मुतासिर हो रहा है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। इस पूरे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से हमें देखा जाए तो बहुत सारे मामलात हैं जिन पर नजर सानी करने की भी ज़रूरत है। हमारे तमाम नुमाइंदगान जो आज हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।